Good afternoon, everybody. Today I will discuss about electrostatics. Electrostatics. इसका मतलब है आज हम लोग स्टेशनरी चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। चार्ज अगर कहीं पे रखा है तो उससे फील्ड कितना होता है, पोटेंशियल कितना होता है, उस फील्ड्स की डायरेक्शन क्या होती है, पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कितना होता है, सो मैनी थिंग्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जानने के पहले हम बहुत ही फंडामेंटल चीज चार्ज, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी मैटर को अगर हम देखें तो मैटर इज सपोज टू बी कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल किससे मिलके बना होता है? मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैटर। जब हम एटम में आते हैं तो एटम के भीतर सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई होता है और इसके चारों ओर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। These electrons are revolving in different orbits। जैसे फर्स्ट में 2 केमिस्ट्री में बताया जाता है, सेकंड में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड फोर्थ जितने भी हैं, जितना ही बड़ा साइज होगा उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन एक चीज कॉमन है कि न्यूक्लियस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होगा। यानी न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो न्यूक्लियस जब भी हम डिस्कस करते हैं तो न्यूक्लियस का मतलब है उसके अंदर 2 पार्टिकल्स, 2 प्रकार के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इनका एक कंबाइंड नाम है न्यूक्लियॉन्स। इनमें प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इस तरीके से जब आप न्यूक्लियस की बात करते हैं या न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज पॉजिटिवली चार्ज। जितना इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे उतने ही रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। तो जब हम पूरे एटम की बात करते हैं तो एटम इज सपोज टू बी न्यूट्रल, यानी इस पे अगर देखा जाए तो कोई भी चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रल का मतलब है नेट चार्ज दैट इज 0। क्योंकि पूरे एटम के बारे में अगर हम देखें तो हमें सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, न्यूक्लियस भी दिखाई पड़ रहा है और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है ठीक उतना ही चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनको मिला के तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल कर देंगे, इसलिए टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? वो आपका न्यूट्रल है। अब अगर मान लीजिए हमसे कोई कहे कि चार्ज है क्या, किसी भी एटम के बारे में अगर हम देखें तो एटम पर चार्ज होता है 0। जैसे एटम ये ए है, ये मान लिया एन एटम है, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि अभी हमने बताया ये न्यूट्रल होता है। अब देखिए दूसरी बात करते हैं। जैसे एटम है, अगर बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो जब बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन्स तो उतने हैं, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो गया माने नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, और जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो उस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये न्यूट्रल था और ये चार्ज्ड हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड। इसीलिए इसे आयन भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि जब ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसका ये शो कर रहा है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। इट इज एक्सेस इन इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से अगर n इलेक्ट्रॉन आ जाएं
n यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक चीज क्लियर हो गई कि कोई भी चीज नेगेटिवली चार्ज तब होती है जब उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रिंग्स नेगेटिव चार्ज ऑन दैट बॉडी एंड दैट बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड। अब जरा दूसरा पक्ष देखते हैं हम कि अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये एटम है आपका और एटम है तो हमने अभी बताया चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो प्रोटॉन्स तो वही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर थी वो एक कम हो गई। प्रोटॉन्स वही हैं, इलेक्ट्रॉन का संख्या एक कम हो गई। तो पूरे पे अगर आप चार्ज देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज उतना ही रहा जितना था। तो नेट चार्ज कितना होगा, नेट विल बी पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो अगर कोई भी एटम या कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं। देयर इज डेफिसिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट बॉडी और एटम। तो अगर डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए कहीं पे तो दैट मे हैव 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से अगर n इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, n टाइम्स। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें एक कितनी अच्छी चीज मिली कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रिंग्स नेगेटिव चार्ज ऑन दैट बॉडी और ऑन दैट एटम एंड डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रिंग्स पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट बॉडी और दैट एटम। सपोज ये पेन है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रहा सेंटर पे, तो नेट चार्ज नेगेटिव आ जाएगा जैसा देखा। और अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो पेन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इन दोनों चीजों से एक चीज निकली, डेफिसिट और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द नेचर ऑफ चार्ज ऑन दैट बॉडी। जैसे यहां पे हम कहें एक बॉडी है, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पे, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो जो नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट हो रहा था वो तो कम हो गया। पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस पे उतना ही रहा, इसलिए वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो मेन रीजन है दैट इज डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन माने कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी हो गई, न्यूक्लियस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज था। जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो एज ए होल वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन काजेस नेगेटिव चार्ज। तो एक ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिली। अब बात आती है कि व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पे कितने इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है या डेफिसिट है। इफ एनी बॉडी हैज डेफिसिट और एक्सेस, एक ही इसलिए लिख दिया क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ही डिसाइड होगा, ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, then charge on that body must be plus minus Ne। प्लस कब होगा, जब डेफिसिट होगी, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया, तो हो जाएगा Q इक्वल टू प्लस Ne। माइनस कब होगा, जब एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जहां पे N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस और डेफिसिट। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे n जो नंबर है ये हमेशा इंटीजर होगा, 1 2 3 4 एक्सेट्रा, कभी फ्रैक्शन नहीं होता। इसका मतलब है किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो भी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, इसी तरीके से प्लस माइनस n। इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। मीन्स चार्ज इन एनी बॉडी
कैन बी इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ही होता है। बात सही है, क्योंकि या तो किसी बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे या 2 निकल जाएंगे, या 5 आ जाएंगे 5 निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा 3.5 इलेक्ट्रॉन आ गए या 4.3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो फ्रैक्शन n नहीं हो सकता, n इज ऑलवेज इंटीजर। या तो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे या 3 निकलेंगे, 5 आएंगे या 5 निकलेंगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन आए और 3.25 इलेक्ट्रॉन निकल गए। आइए तो दिस वाज जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। बेसिक आइडिया इस बारे में तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ते रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगनिंग। जब 2 चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कांच की छड़ को अगर एबोनाइट से रगड़ें तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रॉड टू एबोनाइट। तो जब 2 चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें आ गए तो इससे चूंकि निकल गए तो इसमें डिफिशियंसी हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। और अगर इसमें आ गए तो देयर विल बी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बी नेगेटिवली चार्ज। तो यही चीज़ है कि जैसे कंघे को आप बालों में रगड़ें तो चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब भी एक चीज़ दूसरी चीज़ से हम रगड़ते हैं तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो चले जाते हैं। तो एक में कमी आ जाएगी, दूसरे में एक्सेस हो जाएंगे। जिसमें कमी आ जाएगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जिसमें ज़्यादा हो जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। दिस इज जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज 2 तरीके के ही होते हैं, इसके अलावा कोई नेचर नहीं होता, पॉजिटिव। दूसरी चीज़ आती है कि जब हम बॉडी को एक्चुअल टच कराते हैं, एक्चुअल टच का मतलब है चार्ज बाई कंडक्शन, तो सिमिलर चार्ज आता है और दोनों में बट जाता है। लेकिन जब बॉडी को हम थोड़ी दूर रख के चार्ज कराते हैं तो इट इज चार्ज बाई इंडक्शन, तो अपोजिट चार्ज आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी ये है और ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी कंडक्टिंग बॉडी है, लेकिन चार्ज इस पर इनिशियली नहीं है। अगर इसको हम टच करा दें, ए बॉडी को बी बॉडी से हम टच करा दें तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज तो था ही और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। दिस इज नोन एज चार्ज बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। लेकिन अगर हम थोड़ी दूर पे रखें तो देखिए कैसे चार्जिंग होती है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज था टोटली, और यहां पे हमने थोड़ी दूर लाके रख दिया तो यहां पर अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और दूसरे सरफेस पे सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। यहां टच नहीं हुआ, दीज आर नॉट इन एक्चुअली कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। तो दिस इज नोन एज चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। यानी दिस चार्ज इज नोन एज इंड्यूस्ड चार्ज। जब हमने टच नहीं कराया, थोड़ी डिस्टेंस पे दूसरे कंडक्टिंग मटेरियल को लाके रख दिया तो अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हुआ है नियरर फेस पे, और फार फेस पे, फार एंड पे सिमिलर नेचर का डेवलप हुआ। तो अगर देखा जाए तो टोटल चार्ज मिला के न्यूट्रल ही है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज चार्जिंग बाई इंडक्शन। लाइटनिंग कंडक्टर इसी पे बेस्ड है, वो खैर बहुत डिटेल की चीज़ है। अब हम सीधे सीधे चलते हैं कूलाम्स लॉ पे। कूलाम्स लॉ क्या कहता है? कूलाम्स लॉ डिफाइंस द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 स्टेशनरी चार्जेस। इन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है ए, दूसरा चार्ज है ए बी, ये है Q1 और ये है Q2। These are supposed to be पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज उन्हें कहते हैं जिनका साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, एंड दीज आर केप्ट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। ये पॉइंट चार्ज हैं, दोनों पॉइंट चार्ज हैं। पॉइंट चार्ज में इसका जो साइज है या इसका साइज है इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो कूलाम ने बताया था दीज पॉइंट चार्जेस आर केप्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो इनके बीच में हमेशा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो फोर्स होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। जो फॉलो कर रहा है उसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो अगर इनको एक साथ में हम दोनों रूल्स को लिखें तो आएगा आपका एफ ई प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये आपका अगर प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलें तो एक अच्छा सा कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतने न्यूटन का फोर्स लगता है। इसका नेचर क्या होगा? अगर सिमिलर चार्जेस हैं, बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, ये सिमिलर चार्ज है, तब इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे रिपल्सन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव नेचर का, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो इट मींस बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज ऑफ रिपल्सिव नेचर। लेकिन डिसिमिलर चार्जेस, डिसिमिलर मींस वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव and these are kept at a distance r from each other, then the force between them, electrostatic force must be of attractive nature। तो यहां पे जो इसका नेचर होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। कहने का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड तो ये होगा व्हाट एवर बी द नेचर ऑफ चार्जेस ऑन दीज पॉइंट चार्जेस, पॉजिटिव है नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू तो इतनी ही आएगी। नेचर पे डिपेंड करेगा, अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो रिपल्सन, दोनों ही नेगेटिव हैं तो भी रिपल्सन, और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज मिल रही है, तो हमने एक स्केलर फॉर्म में लिखा है। अगर यहाँ पे देखें तो एप्सिलॉन 0 एक नई चीज मिली, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, फ्री स्पेस माने वैक्यूम, और के को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडिया। इन विच द चार्जेस आर केप्ट, उस मीडिया का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसमें दोनों पॉइंट चार्ज रखे हैं, वो एयर में भी हो सकते हैं और किसी दूसरे मीडिया में भी हो सकते हैं। दूसरा मीडिया डाइलेक्ट्रिक मीडिया पानी के अंदर हो सकते हैं, तेल के अंदर हो सकते हैं, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडिया। तो यहां पे अगर आप इनको देखें तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.86 10⁻⁻12, और के की वैल्यू एयर के लिए तो 1 होती है फॉर एयर, और अदर मीडिया अगर आपने लिया है तो फॉर अदर मीडिया ये होती है 1 से ज्यादा होती है। पानी के लिए तो 80 तक होती है। तो यहां से ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म निकला। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो थोड़ा सा हमें वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। Q1 Q2 इंटू वेक्टर R अपॉन R3। देखिए R3 क्यों? क्योंकि जब इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर R अपॉन R। तो अगर हम वेक्टर R अपॉन R लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा R बराबर यूनिट वेक्टर R इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R। तो जब यहाँ रखेंगे तो कुल मिला के वही R स्क्वायर ही आ जाएगा यहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि जो भी फोर्स होगा वो उनको मिलाने वाली लाइन पर ही होगा, आइदर अवे फ्रॉम और टूवर्ड्स। अवे फ्रॉम होगा जब सिमिलर होंगे, जब रिपल्सिव होगा, टूवर्ड्स होगा जब अपोजिट के होंगे लाइन के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि डायरेक्शन उनकी चेंज हो जाए, इसीलिए यहां पे कहा गया है यूनिट वेक्टर आर। यूनिट वेक्टर आर इज सच वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 बट डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सी है? जो ये डायरेक्शन है। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा आपको मिला। ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बताया गया था। और अगर इसको हम लिखें
तो हमारा ये आता है 1/4, पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.86 10⁻⁻12 इंटू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अगर इसको देखें आप तो इसकी वैल्यू एक कैलकुलेटेड वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁹ अपान के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या कूलाम फोर्स भी कहते हैं इसे। ये कूलाम फोर्स भी कहलाता है, सच न्यूटन। देखिए, अगर यहां पर हम एक चीज बताना चाहते हैं, मीडिया का बहुत ज्यादा रोल है कि जैसे दो आदमी एयर में कुश्ती करें तो ज्यादा ताकत लगा लेते हैं, क्योंकि हम लोग एयर में लड़ रहे हैं और हम दोनों लोगों को पानी में ढकेल दिया जाए तो उतनी ताकत नहीं लगा पाएंगे। तो मीडिया जो होता है, जहां पे हम लोग फाइटिंग कर रहे हैं, जहां पे हम लोग रखते हैं, तो फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो मीडिया पर भी डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम कूलाम्स लॉ के बारे में भी बताएंगे कि जब वो एयर में होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग होता है, और जब इन्हें किसी डाइलेक्ट्रिक मीडिया में रखते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो जाती है। यानी मीडिया ऑलवेज इन्फ्लुएंसेस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलाम फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। जैसे when they are in air, they are in air, तो एक ये है पॉइंट चार्ज Q1 और एक ये है पॉइंट चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन है R, और यहाँ पर एयर है, और एयर के लिए हमें मालूम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1। तो अगर कहा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एयर में कितना लगेगा, तो सीधे सीधे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और k की जगह 1 हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर। और इसकी वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके हैं। और ये वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन दे आर केप्ट इन एयर, इतने न्यूटन। नेचर हम पहले बता चुके हैं, डायरेक्शन क्या होगी उसकी। लेकिन अगर यही चीज कहा जाए सेकंड केस, अगर वो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडिया में रखे हैं तब ये सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे। जैसे ये Q1 है, R डिस्टेंस पे ये Q2 है, और ये आपका मीडिया है, डाइलेक्ट्रिक मीडिया है, जिसकी वैल्यू तो के 1 से ज्यादा होगी। ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडिया हो सकता है। और तब जब आप इसकी वैल्यू देखेंगे किसी डाइलेक्ट्रिक मीडिया में, तो वैल्यू हमेशा आएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू वही आती है जो हमने ये निकाली है, अपान के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो आपने देखा डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, और जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी मीडिया में फोर्स कम लगेगा। करके भी देख सकते हैं आप, डिवाइड करके देखें तो वही चीज मिल जाएगी पूरी तरीके से आपको, जैसा कि वर्बल हम लोग डिस्कस करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। जब फर्स्ट को हम सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आएगा Fe इन एयर डिवाइडेड बाय Fe इन मीडिया, तो ये आ जाएगा आपका K अपान 1। बाकी चीजें कट जाएंगी, जिसका K ऊपर चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है K की वैल्यू चूंकि 1 से ज्यादा होती है, तो Fe इन एयर मस्ट बी ग्रेटर देन Fe इन मीडिया। और सीधे सीधे हम कर भी सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है K टाइम्स ऑफ Fe इन मीडिया। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, और जनरली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब कितना होता है जब वो एयर में होते हैं, और तब कितना होता है जब मीडिया में होते हैं। तो हम कहते हैं मीडिया में जब होते हैं तब कम लगता है, और जब एयर में होते हैं तो ज़्यादा लगता है। इसलिए Fe in air is K times of Fe in media। देखिए, यहां से एक और चीज मिलती है, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक दूसरा नाम भी है।
अगर हम देखें यहाँ पे गौर से, तो यहाँ पे हमने देखा एफ ई इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अगर इसका एक कंबाइंड नाम देखें इतने का, एप्सिलॉन 0 के को हम अलग अलग न लिख के एक सिंपल नाम दें तो एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या था, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम व्हेन मल्टीप्लाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडिया। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ये परमिटिविटी ऑफ दैट मीडिया ही कहलाता है। इट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ मीडिया, सीधे सीधे परमिटिविटी ऑफ मीडिया ही कह देंगे। तो अगर हम के को डिफाइन करना चाहें तो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 माने परमिटिविटी ऑफ मीडिया अपन परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इसका मतलब ये रिलेटिव परमिटिविटी है तो इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं, दैट इज एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम रिलेटिव परमिटिविटी भी है, रिलेटिव परमिटिविटी, बिकॉज इट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडिया। इसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं। व्हेन डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम गिव्स द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडिया। और रिलेटिव परमिटिविटी को हम के से नहीं, हम एप्सिलॉन आर से डिवाइड करेंगे। जब एप्सिलॉन आर से हम डिनोट करेंगे तो एप्सिलॉन आर विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि जो यूनिट इसकी है वही यूनिट इसकी, दोनों कट जाएंगी। न्यूमेरिकल्स बहुत आसान आते हैं, इसके बहुत सिंपल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक +10 माइक्रोकूलाम का चार्ज है और 2 मीटर की डिस्टेंस पे -100 माइक्रोकूलाम का चार्ज है। फाइंड एफ ई बिटवीन देम। तो एफ ई आपसे पूछा जा रहा है कूलाम फोर्स दोनों के बीच में कितना होगा। 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग चार्ज +10 microcoulomb on first, -100 coulomb on second, are kept at a distance of 2 meters from each other. Calculate numerical value of coulomb force acting between them. पहली चीज जब वो एयर में हो, when they are in air, और दूसरी चीज वो जब वो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडिया में हो। तो ये पूछ रहा है when they are kept in air, when these point charge are kept इन एयर। तो बहुत आसान, एयर के लिए तो हमें कुछ कहना ही नहीं है, वी हैव जस्ट स्टडीड 1/4πε0 के तो 1 हो जाता है एयर के लिए, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान 2 स्क्वायर। बहुत आसानी से आप इनकी भी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। 10 माइक्रोकूलम मीन्स 10⁻⁻6, 100 माइक्रोकूलम 100 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। देखिए हम माइनस नहीं रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू में हम माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि माइनस नेचर बताएगा, क्योंकि ये डिसिमिलर नेचर के हैं। ये बताएगा कि इसका जो नेचर होगा वो अट्रैक्टिव नेचर होगा, इसमें नहीं माइनस रखेंगे। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब अट्रैक्ट करेंगे तो इतने न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ दोनों एक दूसरे की ओर फोर्स लगाएंगे। लेकिन अगर ये इफ दे आर केप्ट इन एनी अदर डाइलेक्ट्रिक मीडिया, दीज आर केप्ट इन सच मीडिया हैविंग के इक्वल टू, मान लीजिए जनरली 6 है, तब कितना फोर्स लगेगा, तो आ जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि इतने की वैल्यू 9 × 10⁹ थी, उसमें के नहीं था, के 1 था। अब यहाँ के की वैल्यू दी है तो ये हो जाएगा, दैट विल बी 10 × 10⁻⁻6 100 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, और तब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कम मिलेगी। तो इसका मतलब है कि अगर मीडिया चेंज हो जाता है तो भी न्यूमेरिकल वैल्यू पे चेंज आ जाता है। नेचर के बारे में हमें कोई चेंज नहीं, नेचर को इन्फ्लुएंस नहीं करता मीडिया।
मीडिया केवल न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इन्फ्लुएंस करता है। अब यहां पे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो कि बहुत ही कॉमन चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। देखिए फील्ड क्या है, जैसे यहां पे कोई पॉइंट चार्ज रखा है, सपोज दिस इज पॉइंट चार्ज हियर, तो इसके सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन जरूर होगा जहां पर आप कहीं पर भी, चाहे यहां हो या यहां हो, कहीं पर भी आप अगर दूसरा पॉइंट चार्ज रख देते हैं तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम फोर्स लगेगा। कहीं भी रखिए, यहां रखिए तो इनके बीच में लगेगा। व्हाट एवर बी द नेचर, दैट इज डिफरेंट इशू। सिमिलर है तो रिपल्सिव, डिसिमिलर है तो अट्रैक्टिव, लेकिन लगेगा जरूर, क्योंकि इससे वो कुछ डिस्टेंस पे जब भी आप रखेंगे उनके बीच में कूलाम फोर्स लगेगा। तो चारों ओर एक ऐसा रीजन होता है, हर चार्ज के चारों ओर, जिसके भीतर कहीं भी आप अगर पॉइंट चार्ज रखें, यहां पे रखें, यहां पे रखें, यहां पे रखें, तो हमेशा इनके बीच में एक फोर्स लगने लगता है। इस रीजन को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी कैन वेरी इजीली डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन सराउंडिंग एनी पॉइंट चार्ज इनसाइड विच एनी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस ए कूलाम फोर्स। कहीं पर भी आप रख दीजिए, उस पर कूलाम फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। अभी बताया कि कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा है तो हमेशा उसके चारों ओर एक ऐसा जरूर रीजन होता है जहां पर कोई भी पॉइंट चार्ज रखें उस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब अगर हमसे कहा जाए कि इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है P, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करनी है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो यहां पे हम बहुत आसानी से +1 कूलाम रख देंगे। +1 कूलाम माने यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और फिर उस पर देखेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई नई चीज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, उस पर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। +1 कूलाम को यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहता है, और इसकी डायरेक्शन भी वही होगी। डायरेक्शन जितनी फील्ड की जो डायरेक्शन है वो वही होगी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन हो। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम Q0 रखते हैं, अगर मान लीजिए ये हमारा फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज है और ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, और यहाँ पे एक चार्ज रखा है +Q0, टेस्ट चार्ज है Q0, और इस पे फोर्स लग रहा है Fe। तो जब Q0 पे लग रहा है Fe, तो यूनिट पे कितना लगेगा, Fe/Q0, और जो Fe/Q0 है यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही तो हमने बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब वहां पर +Q0 चार्ज रखा है, उस पे लगने वाला फोर्स Fe है, तो +1 कूलाम यानी दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उस पे कितना लगेगा, तो +Q0 पे Fe, तो +1 कूलाम पे Fe/Q0, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। न्यूटन पर कूलाम। अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज यूनिट ऑफ E, तो यूनिट ऑफ E इज न्यूटन पर कूलाम। डायरेक्शन क्या होगी, अगर फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज पॉजिटिव है तो यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो बाहर की ओर होगा, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा तो उधर ही तो फोर्स लगाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम फील्ड प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव चार्ज,
फील्ड प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव चार्ज, ये फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज अगर है, जब यहाँ पे +1 कूलाम रखोगे तो उसे रिपेल करेगा उसी डायरेक्शन में आगे। लेकिन अगर फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज नेगेटिव है, तब यहाँ प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उसे अट्रैक्ट करेगा। जैसे फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज हम नेगेटिव मान लें, इसके चारों ओर ये है, यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तब यहाँ पे अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इससे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब E किधर हो जाएगा, उसी फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज की ओर। तो फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस चीज पे डिपेंड करती है। इफ इट इज पॉजिटिव then electric field intensity is away from that charge. If it is negative, electric field intensity is directed towards itself. देखिए फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही अच्छा फार्मूला निकल के आएगा यहाँ पे। सपोज दिस इज +q field producing charge and it is producing region surrounding this. At a distance r from here there is a point P. यहाँ पे हमने एक छोटा सा टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं +q0, इसे टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट करने के लिए वहां पे फील्ड कितना है, दिस इज फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज एंड दिस इज टेस्ट चार्ज। इसे हम फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज कहते हैं, जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज, और जिसको रख करके हम देखते हैं वहां पे कितना फील्ड है, इट इज नोन एज टेस्ट चार्ज। तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो आपका एक टेस्ट। तो अब देखें इस पे कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन +q0, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन +q0 टेस्ट चार्ज। देखें इस पे कितना लगेगा, तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0k, पहला चार्ज है Q, दूसरा Q0/r। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो Q0 पे इतना लग रहा है, हमें तो चाहिए यूनिट पे, तो सीधे सीधे इसको Q0 से डिवाइड कर दें, हेंस एट पॉइंट P यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर वहां पे रखा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है, एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलाम। तो सीधे सीधे इसको हम Q0 से डिवाइड करेंगे और यही तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा पॉइंट P पे। जब आप करेंगे Q0 कट जाएगा, दैट विल बी 1/4πε0k Q/r²। एक बहुत ही अच्छा फार्मूला मिला और इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलाम। डायरेक्शन तो उसके हिसाब से दी जाएगी कि फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, और अगर फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज नेगेटिव है तो टुवर्ड्स इटसेल्फ, क्योंकि वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे +10 माइक्रोकूलाम का कोई चार्ज रखा है और यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। आपसे कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। बहुत आसानी से आप कह सकते हैं, अगर एयर है तो 1/4πε0k की जगह 1 हो जाएगा Q/r²। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। या 10 माइक्रोकूलाम अपान डिस्टेंस है 5 का स्क्वायर, तो इतने न्यूटन पर कूलाम। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू आई। अब फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ अगर +1 कूलाम रखते टेस्ट चार्ज तो उसकी डायरेक्शन क्या होती, इधर होती, तो यही डायरेक्शन E की हो जाएगी। यहाँ हम लिख देंगे डायरेक्टेड अवे फ्रॉम फील्ड प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यही चीज अगर -10 माइक्रोकूलाम होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। 5 मीटर की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होता है
और तब आपसे कहा जाता E कितना आता, तो E की न्यूमेरिकल वैल्यू तो इतनी ही होती जो यहाँ पे है, लेकिन तब डायरेक्शन किधर होती, इधर होती। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव था। यहाँ पे अगर हम +1 कूलाम रखते तो +1 कूलाम को ये क्या करता, अट्रैक्ट करता। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्टेड टूवर्ड्स फील्ड प्रोड्यूसिंग नेगेटिव चार्ज। तो एक बहुत ही अच्छी चीज निकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है। एक और अच्छी चीज है, इसका रिवर्स कई बार पूछते हैं। जैसे उन्होंने पूछा कोई एक रीजन है और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है 50 न्यूटन पर कूलाम। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस रीजन में अगर +1 कूलाम चार्ज रखा है तो उस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इसकी मीनिंग ये हुई कि अगर कहीं पर कोई एक ऐसा रीजन है जहां पर +1 कूलाम अगर चार्ज रखा है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो 50 न्यूटन है। सीधे सीधे इसकी मीनिंग ये निकली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट डिस्क्राइब्स अबाउट मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन दैट रीजन। आपसे कहा जाए नहीं भाई हम वहां पे रख रहे हैं +5 कूलाम, उस पर कितना फोर्स लगेगा, +1 कूलाम पे तो इतना लग रहा है, हम रख रहे हैं +5 कूलाम, उस पर कितना लगेगा, तो सीधे सीधे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी तब नेट फोर्स हो जाएगा आपका 5 × 50 दैट विल बी 250 न्यूटन। तो एक बहुत ही अच्छी चीज निकली कि F = Q × E, यानी अकेला ही ये बताता है +1 कूलाम पे फोर्स लगने वाला कितना है और किधर है। जब आप कहते हैं कि उस रीजन में Q चार्ज रखा है तब कितना फोर्स और किधर लगेगा, तो सीधे सीधे Q से मल्टीप्लाई करिए। अगर Q पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो E की है, और अगर Q नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन E के अपोजिट हो जाएगी। जैसे यहां पर प्लस था, +1 कूलाम पर भी इधर लग रहा था 50 न्यूटन, +5 रख दिया तो भी वहां उधर ही लगा, मैग्नीट्यूड 5 गुना हो गया। लेकिन अगर यही -5 होता, इफ इट वर सो, तो मैग्नीट्यूड तो यही रहता लेकिन डायरेक्शन उधर नहीं होती, क्योंकि तब ये इधर हो जाती। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होती है, उसी की डायरेक्शन में होती है। लेकिन जब हम वहां पे कोई नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो उसकी डायरेक्शन फील्ड के अपोजिट होती है। एक बहुत ही अच्छी चीज यहां पे हम बताएंगे, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। जैसे कोई एरिया है, सपोज इस एरिया इज ए और इस पे +Q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो दिस इज +Q चार्ज। तो इफ एनी पॉजिटिव चार्ज या एनी नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एनी सरफेस, देन चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर एक एरिया पे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है +Q कूलम का, तो यूनिट एरिया पे कितना हो जाएगा, Q/A। दिस इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी यूनिट होती है यूनिट ऑफ सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई एरिया है और इसका एरिया दिया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर और इस पे +20 कूलाम चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो व्हाट इज सिग्मा ऑन दैट सरफेस। सपोज दिस इज सरफेस हैविंग एरिया 5 मीटर स्क्वायर, total charge that is uniformly distributed on this, that is 20 coulomb. What will be surface charge density on this? That will be Q/A. 20/5, that will be 4 coulomb per meter square.
एरिया जितना ही कम होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कोई नुकीली चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल पे आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर रखा है, प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए ट्रायंगुलर शेप बॉडी। तो यहां पर बहुत कम एरिया है। इफ यू सी एट द शार्प एज ऑफ दिस ट्रायंगल, तो एरिया कम होने से यहाँ सिग्मा बहुत ज्यादा होगा, ये मैक्सिमम होगा, और यहां पर सिग्मा लेस होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि चार्ज तो वही है लेकिन एरिया बहुत कम है। इस नोक पे अगर आप देखेंगे तो एरिया बहुत ही कम है। तो जहां पे एरिया बहुत कम होता है, जैसे इस पेन को एक चार्ज दे दें हम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, then at the tip of this pen where cross sectional area is very least, surface charge density will be maximum, while on this surface, इस सरफेस एरिया ज्यादा है तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हॉलो स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस r है, प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका स्फेयर का स्फेरिकल सेल का एरिया हम क्या मानते हैं? 4πr²। और इस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? प्लस क्यू। तो सिग्मा कितना हो गया? क्यू अपान ए, दैट विल बी क्यू अपान 4πr²। तो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दिस स्फेरिकल सेल व्हिच इज हैविंग रेडिया r एंड चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। बहुत सारी चीजें आती हैं, अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। बहुत ही अच्छी चीज है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई नई चीज नहीं है। कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो वो ये बताता है वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी। तो सबसे पहले हम बताते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इधर आएगा, यहां पे देखोगे तो इधर आएगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट चार्ज से जब आप फील्ड निकालते हो तो उसी को मिलाने वाली लाइन पर या तो बाहर की ओर या उसी की ओर होता है। ये हमने बताया भी हमने इस तरीके से। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। और यही अगर नेगेटिव चार्ज होता फॉर एग्जाम्पल, तब यहां पे फील्ड किधर होता? इधर होता है, टुवर्ड्स दैट फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज। तो ये जो चीज है, दीज आर नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, दीज आर ऑलवेज नॉर्मल टू दैट सरफेस। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहलाती हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा किसी सरफेस पे नॉर्मल होती हैं अगर चार्ज उसके अंदर है। देखिए तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बताती क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इनको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई ई, मैग्नेटिज्म में फाई भी हो जाएगा, यहाँ पे फाई ई। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गिव्स द आइडिया अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस हैं तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस बहुत ही क्लोज और डेंस हैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दूर दूर हैं, कम हैं, तो वहाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज इंडिकेट्स, ऑलवेज गिव्स द आइडिया अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस also known as electric flux. For example, अगर आप एक पॉजिटिव प्लेट रखें, एक नेगेटिव प्लेट रखें, तो पॉजिटिव प्लेट से हमेशा, ये पॉजिटिव प्लेट है हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, आपसे कहा जाए यहाँ पे फील्ड कितना और किधर होगा, कितना तो हम बाद में बताएंगे किधर होगा, अवे फ्रॉम दिस, अवे फ्रॉम दिस, अवे फ्रॉम दिस, अवे फ्रॉम दिस। यहाँ पर एक नेगेटिव है, यहां पे फील्ड किधर होगा? तो हमने बताया था ड्यू टू नेगेटिव ऑलवेज टुवर्ड्स इट। तो अगर दो पैरेलल प्लेट्स रखी हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होता है, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। और जब उनके बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं तो निश्चित है उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इन बिटवीन प्लेट्स। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा ऐसे अवे फ्रॉम दिस, लाइक दैट। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा दैट विल बी डायरेक्टेड
लाइक दैट, हमेशा नॉर्मल। तो दिस इज पॉजिटिव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज होती हैं और ये नेगेटिव चार्ज की ओर होती हैं। आइए अब हम बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने ई कहा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने फाई ई कहा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन हम इसके टर्म में कैसे लाएंगे? जैसे मान लीजिए कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जरूर होंगी वहां पे। अभी हमने बताया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जरूर होंगी। उस रीजन में हमने एक ये एरिया रख दिया जिसका एरिया है ए। तो इस एरिया से जितनी लाइन पास हो रही है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट एरिया ए। टोटल जितनी लाइन है, टोटल कितनी लाइन पास हो रही है इससे, फाई, इस एरिया से इतनी लाइन पास हो रही है। अगर यहां पे हम यूनिट एरिया रख दें तो कितनी लाइन पास हो जाएंगी, दैट विल बी फाई ई अपॉन ए। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो जब हम देखते हैं कि किसी भी रीजन में ए एरिया रखा है तो उससे नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वही होती हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया ए इज फाई ई। हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया दैट विल बी फाई ई अपॉन ए। यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो फाई ई इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई ए। फ्लक्स आपका स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इसलिए फाई इक्वल टू ई डॉट है। अगर इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में देखें तो इन इंटीग्रल फॉर्म में क्या कहेंगे कि फॉर एग्जांपल यहां पर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं और एक बहुत बड़ा एरिया रखा है, इसका एक छोटा सेगमेंट हम ले लें ds। दिस इज ds मींस स्मॉल एरिया ऑफ दिस कंप्लीट सरफेस। इससे जितनी लाइन पास हो रही है मान लीजिए ये, दैट इज फाई ई। तो ds से फाई ई पास हो रही हैं तो टोटल से कितनी पास हो जाएंगी, दैट विल बी e इक्वल टू फाई ई अपॉन ds। इसलिए फाई ई इक्वल टू ई डॉट, बल्कि डी फाई ई इसको पहले ज्यादा सही रहेगा, तो डी फाई ई विल बी ई डॉट ds। कि छोटे से पूरा सेगमेंट तो इसका टोटल एरिया तो ए है, उस एरिया के छोटा सा सेगमेंट हमने लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ds है, और ds से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो जो पास हो रहा है वो डी फाई ई है। डी फाई मींस स्मॉल नंबर, फाई तो टोटल है ना, उसका छोटा सा पार्ट दैट इज डी फाई ई। तो डी फाई ई इस ds से पास हो रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डी फाई ई अपॉन ds। इसलिए डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट ds। हेंस टोटल फ्लक्स एरिया से अगर निकालना हो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू टोटल एरिया, पासिंग थ्रू टोटल एरिया ए, टोटल एरिया दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ दिस ई डॉट ds। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई, यानी फाई ई दैट विल बी नथिंग बट ई डॉट ds। बहुत ही अच्छी चीज आई, ई डॉट ds विल बी फाई ई। तो फाई ई विल बी ई डॉट ds। तो कहीं भी हम जब लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसको यही ये नहीं लिखते, इसका मतलब है ई डॉट ds। कि हम समझ जाएंगे ई डॉट ds माने मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ ds इनटू cos थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई कि इंटीग्रल फॉर्म में हम वो कहते हैं, और बेसिक समझने के लिए हमारे पास। इसी के बाद में एक आता है गॉस थ्योरम।
गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये कहती है कि इनसाइड अ क्लोज सरफेस इफ देयर इज ए पॉइंट चार्ज, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स ये भी जाएगी लाइन, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, सब तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जाएंगी, तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, इसे गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, गॉसियन सरफेस, जो क्लोज्ड सरफेस है इनसाइड जिसके चार्ज रखा है उसे गॉसियन सरफेस। तो इस जो गॉसियन सरफेस है इससे जो टोटल फ्लक्स होगा दैट विल बी E डॉट ds, दैट इज गिवन बाय 1/ε0 k टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड दैट सरफेस। ये गॉस ने बताया। इन्होंने बताया कि अगर कोई हमारे पास ऐसा सरफेस है जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं और उसके अंदर अगर कोई चार्ज है तो बट नेचुरल है चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हो जाएंगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस दैट इज E डॉट ds, दैट विल बी 1/ε0 k टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड दैट। अगर मान ले बहुत सारे चार्ज हैं, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 और गॉसियन सरफेस ये है, तो इससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E डॉट ds 1/ε0 k टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज जुड़ जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव, टोटल चार्ज होना चाहिए। दिस इज जस्ट स्टेटमेंट ऑफ गॉसियन सरफेस। थैंक यू।